क्यूब और क्या हो जाता R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये डायरेक्शन के लिए हो जाता। आसान है ना। तो हमेशा आपको, हमने ज्यादा टाइम किस पे लिया, हमने जो मेन टॉपिक था उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। टाइम हमेशा लेना चाहिए जो नींव है। एक अगर स्ट्रक्चर आप बना रहे, एक मकान बनाना चाहते हैं आप, वो मकान कब मजबूत होगा, जब उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो मजबूत रखी जाएगी। तो इसीलिए जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग करता हूं तो हमेशा आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है वही आपका सबसे वीक पॉइंट है। उस पे अगर आप धैर्य रखें, समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत, यदि 1 रुपए की 5 टॉफियां आती हैं तो 10 रुपए की कितनी टॉफियां आएंगी। आप सोच रहे होंगे इतना आसान सा क्वेश्चन फिजिक्स की क्लास में क्यों पूछा जा रहा है। तो सच ये है कि यदि आपको ये छोटे छोटे व्यवहारिक प्रश्न आते हैं तो फिजिक्स भी इतनी ही आसान है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक के लिए यही व्यवहारिक ज्ञान आपको आना चाहिए। थोड़ा सा इसी व्यवहारिक ज्ञान का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर प्रश्न कहा कि 1 रुपए की कितनी टॉफियां हैं, 5 टॉफियां आती हैं, राइट, ये कहा। और आपसे पूछा कि 10 रुपए की कितनी होगी, तो आप एकदम से आंसर करेंगे 5 × 10। बिल्कुल सही है, यही आपको आना भी चाहिए। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक की शुरुआत इसी से होगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1 रुपए की 5 टॉफियां हैं, इसका अर्थ होता है भौतिक विज्ञान में एकांक मान, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का एकांक मान कितना है। जैसे यहां पर 1 रुपए की 5 टॉफियां हैं और एकांक मान यदि हमें पता हो तो उसकी चाहे लंबाई दी हो, उसका क्षेत्रफल दिया हो, उसका आयतन दिया हो, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक रॉड है, इस तरीके से मैंने बनाई हुई है और ये रॉड 10 सेंटीमीटर लंबी है। यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिए, यही टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है। इस रॉड के 1-1 सेंटीमीटर पर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 और इस तरीके से आगे की तरफ जो 1 सेंटीमीटर है, इसमें इस तरीके से आवेशों का वितरण हुआ है। मान लीजिए कितने भी मैं कर देता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग 16 जो चार्ज हैं, यानी कि आवेशों का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर में है। हम कह रहे हैं कि जो आवेश हैं वो इसी तरीके से पूरी रॉड में भरे हुए, यानी कि अगले 1 सेंटीमीटर में, यहां से लेकर यहां तक, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में, हर जगह कितने आवेश होंगे, 16 चार्ज हैं या 16 आवेश हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह व्यवस्था पूरी 10 सेंटीमीटर तक बनी हुई है, तो कुल कितने आवेश हुए। तो आप एकदम से आंसर करेंगे, आप कहेंगे इसमें 16 है, टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप 16 × 10 करेंगे और कहेंगे 160 चार्जेस होंगे। बिल्कुल इसी की तरह आंसर है ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज जो आवेशों का वितरण होता है किसी भी पदार्थ में, वो 3 तरीके से होता है। वो 3 तरीके कौन से हैं, वो हैं कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी आकृति को हम, वैसे तो प्रत्येक वस्तु की आकृति 3D होती है, यानी कि त्रिविमीय ही होती है, लेकिन फिर भी हम जो है उनके आकार के आधार पे या उनकी जो आकृति है वो किस तरीके की, मान लीजिए जैसे मैंने यहां पे रॉड कहा है, तो एक रॉड भी त्रिविमीय है, लेकिन उस रॉड की लंबाई यदि बहुत ज्यादा है तो हम उसे केवल लंबाई के रूप में लेंगे, यानी कि हम उसको 1 डायमेंशनल मान सकते हैं। इसी तरीके से ये यहां पर व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी त्रिविमीय है, लेकिन हम केवल इसको ध्यान रखें, यानी कि यहां पे इसका जो तल है वो बहुत ज्यादा है इसकी अन्य डायमेंशन के हिसाब से, तो इसमें हम क्षेत्रफल को महत्व देंगे। और इसी तरीके से गोला है या एक शंकु है, कोई भी आकृति है जिसको हम घन घनाभ इस तरीके की आकृतियां लेते हैं, इनको हम 3D आकृतियां कहेंगे, यानी कि त्रिविमीय आकृतियां कहेंगे। तो अभी तक आपको कितना समझ में आया, आपको समझ में आया कि हमारे भौतिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं वास्तविक रूप में वे सब त्रिविमीय हैं।
त्रिविमीय का अर्थ हुआ उनमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और मोटाई भी होगी, इस तरह ऊंचाई होगी। ये समझ में आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं व्यवहारिक जीवन में, यदि हम देखते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे जो बिजली के तार होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें हम वन डायमेंशनल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सर का जो बाल है उसे हम वन डायमेंशनल ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दिया, व्हाइट बोर्ड में हम क्षेत्रफल को महत्व देंगे, इसको हम टू डायमेंशनल कहेंगे, यानी कि इसमें दो बीमाएं हैं, द्विबीमीय है। वो दो बीमाएं कौन सी हैं? एक बीमा ये है और एक बीमा ये है। बहुत व्यवहारिक बन जाइए, इसको हम y अक्ष कहते हैं और इसे हम x अक्ष कहते हैं। तो इसमें होगा क्षेत्रफल। और इसी तरीके से घन है, घनाभ है, गोला है या बेलन है, ये सभी आकृतियां किस में आती हैं? त्रिविमीय में आती हैं या 3D में आती है। तो यहां पर जो आवेशों का वितरण है ये तीन तरीके से होगा। यदि वो एक लाइन में वितरण हो रखा है तो उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। यदि वो एक क्षेत्रफल में हो रखा है, जैसे ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में इस तरीके से आवेशों का वितरण हुआ, अभी मैं आपको रफली बता रहा हूं इस तरीके से, तो हम कहेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। और यदि यही किसी गोले के अंदर हो रखा है इस तरीके से, तो इसे हम कह देंगे आयतन आवेश वितरण। तो फिर से टॉपिक पे लौटते हैं, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये एक रॉड है या एक लंबाई है जिसके ये है प्रति एकांक। यहां पे एक शब्द आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैंने कहा इसका महत्व है, प्रति एकांक लंबाई। अब ये प्रति एकांक लंबाई जो यहां पे मैंने ली है वो ली है 1 सेंटीमीटर। उसमें आवेशों की संख्या कितनी थी? 16 थी। कुल लंबाई कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। तो हमने कहा कुल आवेश कितने होंगे, तो आपको जोड़ने नहीं है, 16 + 16 ऐसा नहीं करेंगे, आप सीधे 16 इंटू क्या कर देंगे 10 और आपको पता लग गया 160। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से ग्रो करेगा, इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आवेशों का वितरण होता है, अभी तक मैंने जो भूमिका आपको बताई है उसके आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है वो 3 तरीके का होगा। तो इसी के आधार पर हमें आज कूलॉम का नियम का एप्लीकेशन करना है और किस तरीके से हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर किसी बिंदु पर या किसी परीक्षण आवेश पर बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। टॉपिक होगा, आज का टॉपिक हमारा होगा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कि जो आवेश हैं उनका एक समान वितरण। कितने तरीके होंगे? मैंने आपसे कहा 3 प्रकार के वितरण होंगे। एक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला हो गया, जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। वितरण आप खुद लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका पहला रेखीय आवेश वितरण। सेकंड होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है आयतन। समझ में आ गया? तो व्यवहारिक जीवन में लौटिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने 3 तरीके लिए, आपको व्यवहारिक जीवन में उतरना है कि कोई भी वस्तुएं हैं वो 3 तरीके से उनका व्यवहार हम कैलकुलेट करते हैं। यदि उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो रेखीय है। यदि उनमें 2 डायमेंशंस यानी कि लंबाई और चौड़ाई को महत्व दिया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय या सरफेस, जिसे हम कह रहे हैं, उसमें क्षेत्रफल होगा। और यदि किसी वस्तु में गहराई भी है, उसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, तो उसको हम कहते हैं त्रिविमीय। यहां पर आवेशों का वितरण किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया शायद आपको समझ में आया होगा। तो अब एक एक कर हम ये तीनों कंडीशंस ले लेते हैं। पहली कंडीशन है, मान लीजिए ये एक तार है। अब मैंने यहां पे तार ले लिया है, थोड़ा सा इसको पतला कर दिया है, और इसके यहां पे मैंने कहा एक शब्द आपको समझना है, प्रति एकांक। क्या समझना है? प्रति एकांक। जो प्रति एकांक लंबाई है इसमें आवेश
का मान, ध्यान दीजिए इसमें बाद में हम इसको दूसरा शब्द देंगे, वो लैम्डा है। ये पहली फिगर हुई। ये यहां पर पृष्ठीय के लिए मैंने बनाया है, इसके अलग अलग इस तरीके के हिस्से होंगे, यानी कि ये प्रति एकांक क्षेत्रफल है। यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, प्रति एकांक क्षेत्रफल। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैंने वो इजी एग्जांपल लिया। प्रति एकांक का मतलब कि एक मान, कम से कम एक वैल्यू की, जैसे मैंने कहा 1 रुपए की 5 टॉफियां, कम से कम 1 रुपए में 5 टॉफियां मिल रही हैं, हम पे जितने रुपए होंगे उतना होगा। ऐसे यहां पर प्रति एकांक लंबाई इतनी है, इसके बाद जितनी लंबाई होगी वो इसके मल्टीपल में आएगी। ऐसे ये प्रति एकांक क्षेत्रफल है, इसी तरीके से जितना क्षेत्रफल होगा वो हम मल्टीपल करेंगे। और यहां पे एक गोला ले लेते हैं, इस गोले में भी इस तरीके के बहुत सारे छोटे 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 गोले हम मान सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक फुटबॉल या वॉलीबॉल के बारे में सोच सकते हैं, उसमें पैचेज बने होते हैं, उसे आप प्रति एकांक कह सकते हैं। तो उसमें जो आवेश हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया प्रति एकांक आयतन। क्या हो गया? प्रति एकांक आयतन। अब यहां पे ध्यान से, इससे पहले हमने एग्जांपल लिया न्यूमेरिकल एग्जांपल, अब हम कह रहे प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान। यहां पे ये आवेश का मान वो कितना है? लैम्डा है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का मान है उसे हम यहां पे कहते हैं सिग्मा, और यहां पर प्रति एकांक आयतन में जो मान होता है उसे हम कहते हैं रो। समझ में आ रहा है? 1 रुपए की 5 टॉफियां, यहां पे 1 रुपए की लैम्डा टॉफियां, 1 रुपए की सिग्मा टॉफियां, 1 रुपए की रो टॉफियां। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए। व्यवहारिक जीवन का जो एग्जाम्पल है उसे यूटिलाइज कीजिए अपनी पढ़ाई में। लंबाई है, उस लंबाई के प्रति एकांक लंबाई में कम से कम कितने आवेश हैं? लैम्डा आवेश हैं। यहां पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश हैं? सिग्मा है। और यहां पे प्रति एकांक आयतन में कितने आवेश हैं? ये आपके पास रो है। इसको पी नहीं पढ़ते, इसको रो पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है। तो यहां पे कितने हैं? रो है। अब मैं कहता हूं कि इसकी जो लंबाई है, देखिए जो पहला एग्जांपल दिया था उसे आप ध्यान में रखें, जो लंबाई है वो L है। तो यहां पे कुल आवेश कितने हो जाएंगे? Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L होगा। बिल्कुल आपको एग्जांपल याद होगा, 1 रुपए की 5 टॉफियां तो 10 रुपए की, 5 इंटू 10 किया था, सेम यहां पे है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश कितने हैं? लैम्डा है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा L हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे प्रति एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा है, और हम कह रहे हैं कि जो ये क्षेत्रफल है वो A है। तो यहां पे आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। दोनों की एक तरीके की विधि है। यहां पे भी हम आवेश निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पे लंबाई गुणा गया प्रति एकांक लंबाई में आवेश, यहां पे क्षेत्रफल गुणा गया प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश, और यहां पे क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो V हो जाएगा। यहां पे जो टोटल वॉल्यूम है या आयतन है वो कितना है? V है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये कुल आवेश का मान हम निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। अब यहां पे मैंने आपको दूसरे तरीके से पढ़ा, हम इंटरेस्टेड हैं लैम्डा में, सिग्मा में और रो में। यदि यहां से हम लैम्डा की बात करें तो यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन L। ये एक तरीका हो गया। यहां पे भी सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन A, ये दूसरा हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन V। देखिए कितना आसान है। आपने पहले ये व्यवहारिक तौर पे समझा, इसके बाद ये लैम्डा है, ये सिग्मा है और ये रो है। अब एक बात पे आप ध्यान दीजिए, यदि मैं प्रश्न को उल्टा करता हूं, मैं कहता हूं कि जो 50 टॉफियां हैं वो 10 रुपए की है। मैं आपसे शॉर्ट में लिख देता हूं, जो 50 टॉफियां हैं वो कितने रुपए की है? 10 रुपए की है। और आपसे पूछता हूं कि 1 रुपए की कितनी टॉफियां आई होंगी, तो आप एकदम से आंसर करेंगे 50 अपॉन 10 और कह देंगे कि 5। आपका आंसर फिर से वही होगा कि 1 रुपए की 5 टॉफियां आई। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, एकदम से हमें आ जाता है। सिमिलरली यहां पर ये चीजें भी व्यवहारिक है। हम क्या कह रहे हैं यहां पे? ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं, अब मैं उल्टा करता हूं क्वेश्चन, कि एक रॉड है यहां पे या एक लंबाई है, इसमें जो कुल चार्ज है, इस तरीके से जो कुल चार्ज है वो Q है और इसकी लंबाई L है। एक एक के समझते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो सब चीज आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक रॉड है, इस रॉड में जो कुल चार्जेस हैं, टोटल चार्ज है वो कितना है? Q है।
और इस रॉड की लंबाई कितनी है, L है। आपसे पूछूंगा प्रति एकांक लंबाई में कितने चार्ज होंगे, तो आप क्या करेंगे, वही एग्जांपल यहां पे ध्यान रखेंगे कि भाई कुल कितने हैं, Q हैं, प्रति एकांक में कितने होंगे, L से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? जो आपने व्यवहारिक एग्जांपल लिया उसी का ये एकदम रूप है। कुल चार्जेस कितने हैं हमारे पास, Q हैं, और जो लंबाई है वो कितनी है, L है। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रति एकांक लंबाई में कितने आवेश हैं, तो आपने कुल चार्जेस को लंबाई से क्या कर दिया, नाम ही क्या है, प्रति एकांक लंबाई। जहां पर प्रति एकांक लगता है और लंबाई बोलते हैं तो लंबाई से डिवाइड कीजिए, क्षेत्रफल बोलते हैं तो क्षेत्रफल से डिवाइड कीजिए, आयतन बोलते हैं तो आयतन से डिवाइड कीजिए, और किसे डिवाइड करना है, आवेश को। तो इसे हमने नाम दिया है लैम्डा, राइट। और इसे कहा क्या जाता है, इसे भौतिक विज्ञान में कहा जाता है घनत्व। किसी भी चीज का अगर घनत्व निकालना हो तो घनत्व निकालने का तरीका है, यदि हम द्रव्यमान बटे लंबाई कर दें तो वो एकांक लंबाई में घनत्व होता है। इसी तरीके से यदि हम क्षेत्रफल में जो द्रव्यमान है उसमें क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो उसे हम पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ के रूप में घनत्व कहेंगे, और इसी तरीके से आयतन। तो इसे कहा जाता है, अब यहां पर हम चेंज करते हैं टॉपिक, ये जो लैम्डा है इसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान दीजिए, एक आपको समझना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का अर्थ क्या हुआ, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या। अब यदि इतना आपने समझ लिया है, आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे हम लैम्डा से क्या करते, प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसका मात्रक पूछा जाता है, मात्रक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मात्रक पूछा जाता है तो देखिए Q का मात्रक क्या है, कूलाम है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तो कुल मिला के हो जाएगा कूलाम मीटर पर मीटर, कूलाम पर मीटर। तो बहुत आसान है। तो यदि आपको यह समझ में आ गया तो तीनों प्रकार की जो चार्ज डेंसिटी है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, तीन प्रकार की मैंने आपको चार्ज डेंसिटी बताई। पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं, Q/L इसका फॉर्मूला होता है, और यूनिट निकल जाएगी कूलाम पर मीटर। इसी तरीके से दूसरी जो चार्ज डेंसिटी है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब मैं बोर्ड पर जो लिखने का कार्य है मैक्सिमम इंग्लिश में कर रहा हूं और हिंदी में बता रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिए, आप खुद से लिख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, और मान होता है Q/A। यूनिट हो जाएगी, अब देखिए Q तो वही है तो कूलाम रहेगा, A आ चुका है तो A यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे ये माइनस में लिखा गया है। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जिसे हम रो से दिखाते हैं, और ये Q/V हो जाएगा, और यूनिट हो जाएगी यहां पर कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। सबकी परिभाषा बनानी आसान है। एक परिभाषा मैंने आपको बताई कि आपको क्या कहना है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या। समझ में आ रहा है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या। यहां पर क्या कहेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या, और यहां पे क्या कहेंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या। तो कुल मिलाकर एक बात आपको ध्यान रखनी है, आवेशों की ही संख्या है लेकिन अलग अलग, एक बार लंबाई में, एक बार क्षेत्रफल में, और एक बार आयतन में। और ये क्यों है, क्योंकि मैंने कहा कि जो वस्तुएं हैं उनकी आकृति कभी हमें लीनियर लगती है यानी कि रेखीय लगती है, कभी हमें लगता है उनका क्षेत्रफल ज्यादा कंसिडरेबल है, ज्यादा महत्व क्षेत्रफल का है, और कभी हमें लगता है कि उनका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके आधार पर हम यहां पर क्या बनाते हैं, चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले बनाते हैं। और व्यवहारिक जीवन में आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो भी आपको याद रहनी चाहिए, डी से हम दिखाते हैं, और वो होती है
द्रव्यमान यानी कि m/v, वही फॉर्मूला है ये वाला, ये कुल द्रव्यमान बटे आयतन। वहां पे भी हम ये तीनों प्रकार की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। यदि लंबाई में पूछा गया तो m/l आ जाएगा, यदि क्षेत्रफल में पूछा गया तो q/a आ जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट सीखें वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हम अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को कर पाए। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं ये अब हम धीरे धीरे, अभी तक हम इजी पढ़ रहे थे, अब हम टफ की तरफ जा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहां पे हम किस तरीके से आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, इनमें से एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे फिर से मैं एक रॉड ले रहा हूं। इस रॉड को अलग अलग लंबाई में, यानी कि ये प्रति एकांक लंबाइयां हैं। इस तरीके से ये सारी क्या है, प्रति एकांक लंबाइयां हैं। यानी कि इतनी क्या है, एक प्रति एकांक लंबाई है, इतनी क्या है, प्रति एकांक लंबाई है, फिर क्या है, प्रति एकांक लंबाई है। समझ में आ रहा है? एक एक जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो राशि कितनी बड़ी है और हम उसका एकांक मान क्या ले रहे हैं। जैसे हम 1 सेकेंड भी कहते हैं, 1 मिनट भी कहते हैं, 1 घंटा भी हम लोग कह लेते हैं और 1 दिन भी हम कहते हैं। तो कुल मिला के ये सारी इकाइयां हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें दिनों को मेजरमेंट करना होगा तो हम 1 दिन कहते हैं। यदि हमें वर्षों को यानी कि ईयर्स को हमें जो है मेजरमेंट करना होगा तो हम 1 साल कहेंगे, 2 साल कहेंगे। यदि हमें पूरे दिन की बात करनी है तो हम 1 घंटा, 2 घंटा इस तरीके से कहेंगे। तो एकांक मान है ये वाला, अच्छे से समझ लीजिए इसको। इस एकांक मान में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम अब नाम जानते हैं, क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ये कहते हैं हम लोग, राइट। तो जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। अब ध्यान दीजिए यहां से 12th लेवल की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हम केवल इसमें चार्ज निकालना चाहते हैं, इसमें कितना चार्ज होगा। तो इसमें कितना चार्ज होगा, हम इस लंबाई को यहां पे कहते हैं dl। क्या कहते हैं, एकांक लंबाई को। ना हम 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं, ना 1 mm कह रहे हैं, हम कह रहे हैं dl। जो एकांक लंबाई है उसको हमने एक नाम दिया, वो है dl। इसको मैं कह देता हूं यहां पे एकांक लंबाई। क्या नाम दे रहे हैं, dl। केवल इसमें ही हम आवेश फाइंड करना चाहते हैं। भाई फॉर्मूला आपके पास है, आपको मैंने कहा है एकांक लंबाई में आवेश का मान कितना है, लैम्डा है। और यहां पे जो आवेश होगा उसे हम dq कहेंगे और लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। यही तो पढ़ा है। आज ध्यान दीजिए, आपको मैंने पहले ही कहा है 1 रुपए की 5 टॉफियां, 10 रुपए की कितनी, 1 रुपए की इतनी है, dl की कितनी होगी। सेम चीज यहां पे है। इसका जो एकांक आवेश का मान है वो लैम्डा है और लंबाई कितनी है, dl है। तो इसमें कितना आवेश होगा, केवल इस एकांक की बात हो रही, उसमें आवेश होगा dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। ये भौतिक विज्ञान में हम लोग लगभग हर कॉन्सेप्ट में प्रयोग करते हैं। जो dl होता है ये अति सूक्ष्म लंबाई है, हम ये भी कहते हैं dl टेंड्स टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एकांक लंबाई है उसे हमने इतना छोटा लिया है, वो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। समझ में आ गया। तो इतने में जो आवेश का वितरण है वो कितना है, dq है। अब हमें यहां से लेकर यहां तक आवेश का वितरण चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे लंबाई स्टार्ट हो रही है, इसे हम 0 कह देंगे और यहां तक मान लीजिए l लंबाई है। तो हमने एक और विधा पढ़ी है जिसे हम समाकलन कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं। उस इंटीग्रेशन में यही किया जाता है, योग किया जाता है, जहां पर चीजें कंटिन्यूअस होती हैं, चीजें सतत होनी चाहिए। जिन लोगों की मैथ्स होगी उनको अच्छे तरीके से पता होगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्पेशल एक चैप्टर इसी के लिए पढ़ाया जाता है। जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और यहां पर भी जो वितरण है वो सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि हमने लंबाई कितनी ली है, बहुत छोटी ली है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना आवेश होगा, हमें कुल आवेश का मान ज्ञात करना है, योग करना है उसको। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इसे क्या करेंगे, Q लिखेंगे और यहां पे 0 से लेकर L तक समेशन करना है, तो समाकलन कर लेंगे इसका और लिख देंगे लैम्डा dl। ये वैल्यू हो जाएगी टोटल आवेश की, राइट। इसमें जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले सकते हैं
और यहां पे आप चाहें तो इस तरीके से इसको पूर्ण समाकलन कहते हैं, टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा और क्या लिख सकते हैं dl। तो ये एक वैल्यू हो गई। अब इसका अर्थ क्या हुआ, कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब जितनी भी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं कहूं कि 20 सेंटीमीटर है तो यहां पे इसका मान कितना होगा, 20 हो जाएगा। यदि मैं कहूं यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है तो यहां पे जो ये वाली वैल्यू है यानी कि ये है, इसका मान 100 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक मैं कहूं 1000 मीटर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर हमें यहां से लेकर यहां तक की क्या चाहिए, लंबाई, और उसको हम इंटीग्रेशन मेथड में क्या लिखते हैं, टोटल इंटीग्रेशन, इस तरीके से लिखा जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से यदि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका है तो हम अन्य दो के लिए भी ये कॉन्सेप्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब लीनियर चार्ज डेंसिटी है तब Q का मान क्या होता है, अब आप सीधे इसको याद रखें, ये होता है लैम्डा dl होता है। Q इज इक्वल्स टू, जब सिग्मा होगा तो यहां पे dA आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, और जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां पे रो आ जाएगा और dV आ जाएगा। एक बार आप पहले कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से समझ जाओ। अगर वो समझ में आएगा तो इसको खुद बना के फिगर, जैसे एक फिगर बनाना, ये बना दिया आपने, कहा कि यार ये एरिया जो है जितना भी है, लेकिन इसका जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में यहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, राइट। सबसे पहले आप इसका क्या निकालना, आवेश निकालना। तो इसका आवेश क्या निकलेगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे dA निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वो भी तो dA होगा भाई, छोटा सा होगा। अब हमें पूरे एरिया में बताना है तो हम इसे Q कहेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसको मैंने कहा कुल समाकलन कहते हैं, टोटल समाकलन कहते हैं, और सिग्मा dA हो जाएगा। और वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है। इसी तरीके से आप वॉल्यूम के लिए करेंगे। तो बहुत बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें हैं, इनमें अगर अपने लेवल पे हम देखें तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कहें कि बहुत बेसिक, मतलब इसमें हमें इतना टाइम लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम वहां है कि छात्रों को ये बेसिक चीजें ही अच्छे तरीके से पता नहीं है या उन्हें पता नहीं लगती हैं और वो केवल रट के आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप उसके आधार पे ना तो आंगिक प्रश्न कर सकते हैं, ना ही फिजिक्स के प्रति आपकी समझदारी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे समझदारी ये है कि कोई भी वस्तु है उसमें जो आवेशों का वितरण है यदि वो एक समान है तो वो एक समान में हमें केवल एकांक या तो लंबाई में, या तो एकांक क्षेत्रफल में, और या तो एकांक वॉल्यूम में मान पता हो तो हम इस तरीके से पूरा मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक एप्लीकेशन भी बताता हूं आपको जिसमें हम एक टेस्ट चार्ज पर, मेन यही था हमारा टॉपिक, टेस्ट चार्ज पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोर्स फाइंड करना है, और किसके कारण करना है, ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए टॉपिक लिख लेते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, राइट, ड्यू टू लाइन, या लीनियर भी लिख सकते हैं आप, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आप यूनिफॉर्म लिख दें, ये थोड़ा सा छूट गया है, यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस भी इसे कह सकते हैं हम, ये हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हो जाएगा फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कह सकते हैं। लाइन यहां पे आना चाहिए, ये हो गया। लाइन की जगह पे आप सरफेस यूज कर सकते हैं, लाइन की जगह पे आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे इसका फिगर बनेगा, कैसे हम तमाम चीजें करेंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको लेना है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज आप पहले कर चुके हैं। जब हमने कूलाम के नियम का जो स्थिति सदिश रूप था वो पढ़ा था, वही टॉपिक ये है, ठीक है। यहां पर हम एक लाइन ले लेते हैं, इस तरीके, किसी भी तरीके की लाइन ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हो सीधी हो, और इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि कंटिन्यूअस है, एक समान है, राइट। ये हमने ले लिया।
अब हमें एक टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज की पोजीशन में यहां पे दे देता हूं, यहां पे टेस्ट चार्ज रखा है वो है Q नॉट, राइट। और इसका जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर, वो क्या है, उसे हमने फिलहाल नाम दिया है R2 वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया। ये एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें जो ये Q नॉट है, इस पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस पे किसका मान, फोर्स का मान, कूलाम का नियम यूटिलाइज करना है, राइट। उसकी स्थिति ये हमारे पास है। अब हमें आगे क्या करना है भाई, यहां से मैं ड्रॉ करूंगा या यहां से ड्रॉ करूंगा तो क्या आएंगी, अलग अलग लेंथ आएगी या अलग अलग दूरियां आएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी लाइन है, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं डीएल। क्या कहते हैं, डीएल। इसी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। एक छोटा सा भाग लिया मैंने, यहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, उस भाग को थोड़ा मोटा भी कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पोर्शन हमने लिया और इस लंबाई को हमने कहा डीएल लंबाई। क्या कहा, डीएल लंबाई। आपको पता है कि जो डीएल लंबाई है उसमें कितना चार्ज होगा, मेन हमें क्या चाहिए, Q1 का मान चाहिए। देखो हमने कूलाम का नियम पढ़ा, यहां पे मान लीजिए Q1 है, यहां पे Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है। तो सबसे पहले जहां पे हमने ये डीएल माना है, वहां से लेकर यहां ओरिजिन तक आपको डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, जिसे हम कहेंगे स्थिति सदिश R1 वेक्टर। ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे जिसे हम आवेश कह रहे हैं, उस आवेश का मान कितना होगा, तो यहां पे देखिए जो चार्ज डेंसिटी है, लेट लैम्डा बी द चार्ज डेंसिटी। इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। लेट लैम्डा बी द चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कि माना जो आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, उसका मान कितना है, लैम्डा है। तो यहां पे जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ, राइट, इन डीएल लेंथ वैल्यू ऑफ चार्ज। अब ये हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट। तो कितना हो जाएगा, इसको हम dq कहेंगे, लैम्डा dl हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई, राइट, dq। और ये मैंने आपको इसीलिए पहले सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इस तरीके से यहाँ पे इतना चार्ज है, इसे आप Q1 भी समझ सकते हैं, आपने पहले पढ़ा है। अब जो ये मान है यहाँ पे, ये क्या हो गया, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, राइट, डिस्टेंस चाहिए। इससे निकाल रहे हैं तो फोर्स कहां को होगा, आउटवर्ड होगा, राइट। और इस फोर्स को नाम हम दे रहे हैं F नाम। क्या नाम दे रहे हैं, F। और सारी चीजें आपको पता है। यहां से लेकर यहां वेक्टर इस तरफ है, तो यहां पे क्या मान हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये भी आपको बताया हुआ है। ये वेक्टर है, यहां पे स्थिति सदिश अगर आप दिखाना चाहें तो ये R12 होगा, ये भी आपको बताया गया है। मैंने कहा है फोर्स आप नीचे को निकाल रहे हैं तो वेक्टर, इस वाले वेक्टर में से ये माइनस हो जाता है। सारी चीजें आपको पिछले वीडियोस में बताई गई हैं। जो भी लोग नए हैं, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरी सीरीज देखें वीडियो की, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये वैल्यू हो गई। यहां पे स्थिति सदिश 1 से 2 की तरफ है, तो उसे हमने 1 2 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारी चीज हमारे पास है, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास डायरेक्शन है। अब हमें कूलाम का लॉ यहां पे यूज करना है। हम सीधे लिखेंगे फोर्स ऑन Q नॉट, यानी टेस्ट चार्ज ड्यू टू किसकी वजह से, dq चार्ज लिख दिया मैंने यहां पे, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू, इसको फिलहाल हम df कहेंगे, वो टोटल फोर्स की बात हो रही है। फिलहाल आप चाहें तो df ही इसको लिख लें, df यानी स्मॉल फोर्स की बात हो रही है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आएगा। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, आप एक बार इसी वैल्यू को लिख लें, ये dq आएगा, q नॉट आएगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, r2 माइनस r1 मॉड होल स्क्वायर। और यहां पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 और ये हो गया, सही है। इसके बाद आप dq की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। dq के स्थान पे क्या आ जाएगा, लैम्डा dl आ जाएगा, यहाँ पे q नॉट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड होल स्क्वायर, और यहाँ पे R12 आएगा। अब यहाँ पे इसे भी बताया था मैंने, आप चाहे तो इसे इसी तरीके से रखें, या इसका मान मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था जब हमने इससे संबंधित पढ़ा था। तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1
मॉड ये होता है, यानी वेक्टर अपॉन वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ये वैल्यू आपको पहले ही बताई गई है, ये होता है आपके पास क्या होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, इस वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हैं। ये वैल्यू आई किसके कारण, इस डी क्यू चार्ज के कारण, या हम ये कह सकते हैं ये डी एल लेंथ में जितना चार्ज है उसके कारण इतना फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, डी एफ फोर्स लग रहा है, राइट। हमें जो फोर्स निकालना है वो पूरे के कारण निकालना है। अब मैंने इसीलिए आपको पहले बताया था कि भाई जब पूरे के कारण निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तभी तो यहां से लेकर यहां तक का आपको चार्ज मिलेगा, जिसे हम टोटल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहां पे आप क्या करने वाले हैं, अब आप निकालने वाले हैं टोटल चार्ज। तो देखिए ये वाली चीज यहां उल्टा चलेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो ऊपर लिखूंगा, आप ध्यान रखें कहां तक आपने लिखा हुआ है, यहां तक हम आए हैं। यहां पे आप फोर्स निकालेंगे इस पे और लाइन चार्ज भी उससे निकालते। यहां पे यही टॉपिक हो गया आपका, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। तो टोटल लाइन की वजह से क्या होगा, यहां पे आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जो डी एफ लिख रहे थे इसको लिख देंगे एफ, राइट। यहां पे आप इंटीग्रेशन बनाएंगे और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ध्यान दीजिए स्क्वायर, और यहां पे इसका मान भी मैं ये वाला रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड। इनमें जो नए होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं करना है, फिजिक्स को स्टेप टू स्टेप पढ़ना है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो सीधे उछल के लास्ट वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाते हैं, हमेशा स्टार्टिंग जो होता है वो पहला स्टेप नीचे रखना पड़ता है, फिर जाके आप अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ सकते हैं। सीधे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे जंप मार के तो गिरने के चांसेस हैं, यहां पे भी यही है। तो आप जंप ना मारें, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ें। ये हो गया, यहां पे ध्यान दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लैम्डा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, और बाकी सारी चीजें आप अंदर रहने दें, वैसे इसका भी कोई लेना देना नहीं है लेकिन इसको भी अंदर रहने दें। तो यहां पे हो जाएगा डी एल अपॉन R2 माइनस R1, ये हो गया होल क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर ये है, एक ये है, स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो फाइनली ये आपका आंसर है फोर्स का, ये देखिए दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा अपॉन, या लैम्डा को चाहे तो लैम्डा भी अंदर ही लिखें, ये यहां पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट टोटल इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इसी तरीके से आप सरफेस के लिए कर सकते हैं, इसी तरीके से आप वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं। अब मैं यहां पे फटाफट इसी पे आपको सारी चीजें बता रहा हूं। मान लीजिए ये सरफेस चार्ज होता है, ये बना दिया मैंने यहां पे सरफेस, ध्यान दीजिए ये सरफेस बना दिया, इसी पे सब कुछ सीखना है। ये एक सरफेस है यानी कि एक क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल में यहां पे हम एक छोटा सा क्षेत्रफल कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से, एक ही साथ सीखना है भाई सब कुछ, ठीक है। तो यहां पे इस क्षेत्रफल को हम कहते हैं डीए क्षेत्रफल कहते हैं। यहां पे जो चार्ज डेंसिटी होती फिर वो सिग्मा होती, और यहां का जो चार्ज होता, इसके कारण जो चार्ज होता वो क्या हो जाता, ये हो जाता सिग्मा डी ए, राइट। तो यहां पे जो ये है ना, ये वैल्यू ही आनी है, बाकी आप डिट्टो उसी तरीके से सारे स्टेप करेंगे। कहां पे चेंज करना है, जहां आपने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, वहां पे लेना है एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ले लिया, राइट। उसके बाद एक यूनिट एरिया लेना है जिसको मैंने यहां पे डीए लिया है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, उस यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा वो होगा सिग्मा डीए होगा, और बाकी सारी चीजें डिट्टो वही रहने वाली है, यहाँ टेस्ट चार्ज वही, ये सारी चीजें, और फिर यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं एल लिख लेता हूं, इसको सरफेस लिख लेता हूं, इसके कारण फॉर्मूला ये बनेगा। आप खुद ट्राई करेंगे भाई, सारी चीजें अगर आप देख देख के करेंगे तो फिर नहीं सीख सकते हैं, आपको ये खुद करना होगा और फिर आप आसानी के साथ कर भी पाओगे।
तो यहाँ पे आपको अपने आप को ट्राई करना है। अब इसको मान लीजिए वॉल्यूम होता, तब क्या चेंजेस होते, देखिए यही फिगर रख रहा हूं क्योंकि फिगर में कोई चेंज, मान लीजिए गोला आप लेते, गोले में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता इस तरीके से, राइट। यहां पे एक छोटा सा गोला और ले लेते जिसको हम कहते हैं यूनिट वैल्यू ऑफ स्फीयर, यानी कि इसका वॉल्यूम होता डीवी। अब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती वो क्या होती, रो होती। इसका टोटल चार्ज कितना होता, रो डीवी होता। तो चेंज किसमें आना है, केवल यहाँ पे और यहाँ पे आना है। तो एफ वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है रो dv अपॉन r2 माइनस r1 होल क्यूब, और क्या हो जाता है r2 माइनस r1 वेक्टर। तो ये डायरेक्शन के लिए हो जाता है। आसान है ना। तो हमेशा आपको, हमने ज्यादा टाइम किस पे लिया, हमने जो मेन टॉपिक था उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। टाइम हमेशा लेना चाहिए जो नींव है। एक अगर स्ट्रक्चर आप बना रहे, एक मकान बनाना चाहते हैं आप, वो मकान कब मजबूत होगा, जब उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो मजबूत रखी जाएगी। तो इसीलिए जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग करता हूं तो हमेशा आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है वही आपका सबसे वीक पॉइंट है। उस पे अगर आप धैर्य रखें, समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों के कारण आप फोर्स निकाल सकते हैं। आप खुद करिएगा, एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। नोट्स अवेलेबल मैं कल के वीडियो में आपको करवा दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।